नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त बिजी है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। भारत की जनता इस वक्त भारत के अंदर क्या हो रहा है उससे ज्यादा उनका ध्यान जो है वो ट्रंप के H1B वीजास एंड डिफरेंट 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 चीजों के ऊपर लगा हुआ है। बट यहाँ पर हमेशा बात होती थी देयर आर टू भारत इन इंडिया, मतलब दो भारत है। एक जो हमें लाइमलाइट में दिखाया जाता है और एक जो पीछे लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ग्लूमी पिक्चर एंड डार्क पिक्चर। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही कहा है जिसने कहा है, परसेंटेज में मैटर। उसी तरीके सबसे पहला रिफ्लेक्शन तो यही है कि भारत में 2 जुडिशरी है, एक जुडिशरी नहीं है। और गवई साहब ने, क्योंकि ट्रंप का मुद्दा इतना हॉट है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि गवई साहब द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी चीजें कर दी हैं कि उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। मिलॉर्ड्स की जय हो, गवई साहब की जय हो, क्योंकि अब आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिस पे हमें नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, आपके पैर छूने पड़ेंगे। क्योंकि अब आप अपने आप को शायद भगवान की कैटेगरी में समझने लग गए हैं। आप भूल गए हैं कि सोमालिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेबनान, सीरिया में जुडिशरी कितनी मैच्योर्ड है और कितने अच्छे से काम करती है। आप वहां से एग्जांपल्स नहीं उठाते हैं। आप एग्जांपल उठाते हैं एक ऐसे देश में जहां पर आपको खुली छूट, आपको इज्जत मिलती है, लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप एक बार ब्यूरोक्रेसी में आ गए, आप जज बन गए तो आप सरकारी दामाद बन जाते हैं। पूरी जिंदगी आपके आगे पीछे नौकर चाकर भूल जाते हैं और वो सत्ता का नशा जो चढ़ता है वो पूरी जिंदगी उतरता नहीं है जब तक आप उस कुर्सी से ना उतर जाएं। और वो आपका तकरीबन 75 साल में तब तक तो एक पैर कब्र में जैसा कहा जाता है उस तरीके से होता है। तो पूरी जिंदगी एक नशे में गुजरता है। और ये सिर्फ जुडिशियल के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ये बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स के लिए कह रही हूँ जो उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अपने आप को भगवान का दर्जा देने लग जाते हैं। जैसा मैंने कहा, 2 जुडिशरी है भारत में। एक आज ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आई है, जहाँ मैं पॉजिटिव न्यूज़ से शुरू करूँगी, जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, दिस इज़ अ यूनिफाइंग एक्ट, दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्ट। जब वहाँ बात होती है हिंदू समाज की, राइट? कुछ कास्ट शुड नॉट बी मेंशन्ड इन पुलिस रिकॉर्ड्स एंड एफआईआर्स। कॉल्स कास्ट रेफरेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्हिच इज़ प्योरली राइट। Orders UP government to amend FIR format, directs removal of caste from public signboards, labels caste glorification as anti-national. This is a unifying thing. जब बात होती है हिंदुओं की और हिंदू समाज की, इनफैक्ट मुसलमानों में भी कास्ट है और एक कास्ट नहीं है। अ, कम से कम 70 फिरके हैं, 72 फिरके वहीं से तो आई हैं, राइट? तो संदीप भाई, जहाँ एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि भई आप हिंदुओं को यूनाइट होना चाहिए या बाकी फिरकों को भी यूनाइट होना चाहिए। जैसे हम बात इस्लाम की भी कर लेते, पर क्या क्रिश्चियनिटी में नहीं है? ब्राह्मण क्रिश्चियंस, सो क्रिश्चियंस, दैट क्रिश्चियंस, ओबीसी क्रिश्चियंस, ये एड्स निकलते हैं मैट्रिमोनियल में संडे, सैटरडे, केरला, आंध्रा और वहाँ के न्यूज़पेपर्स में। ज़रा खोल कर देख लीजिए, ब्राह्मण क्रिश्चियंस कहाँ से आ गए भई? या फिर ओबीसी क्रिश्चियंस कहाँ से आ गए? राजपूत वो क्या क्षत्रिय क्रिश्चियंस कहाँ से आ गए? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग मैम, दैट कब्रिस्तान अलग होते हैं इनके। बहुत कब्रिस्तान अलग गंदी होते हैं, हायरार्की है। चर्च अलग होते हैं इनके, कब्रिस्तान अलग होते हैं। कब्रिस्तान अलग होते मरने के हैं, बाद भी इनकी जात नहीं छूटती है। हमारे यहाँ तो सब मिट्टी हो जाता है, राख हो जाता है। इनके राख यहाँ हो वो भी नहीं छूटता है, क्योंकि तो मरने के बाद अब इंतजार कर रहे हैं ना जजमेंट डे का। तो इनके एग्ज़ैक्टली। कब्रिस्तान अलग होते हैं, इनके चर्च अलग होते हैं, इनके फादर्स अलग होते हैं। सब एकदम सेपरेट सेपरेट मस्त हायरार्की चलता है इनमें। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो डिफरेंट कम्युनिटीज को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है, कह रहे भाई भेदभाव छोड़ो कास्ट के नाम पे, ठीक है, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। पर दूसरी तरफ एक ऐसी जुडिशरी भी है जो देश में राइट्स क्रिएट करना चाहती है। नहीं तो इस तरीके का सेंटेंस कौन पास कर सकता है या ऑब्जर्वेशन भी कौन पास कर सकता है? सेंटर शुड कंसिडर जेलिंग फार्मर्स फॉर सटल बर्निंग। अब देखिए दिवाली आ रही है, अब इस वक्त फसल निकलेगी, जो फसल ये गेहूं निकालने के बाद वो वेस्ट, धान निकालने के बाद वो जो निकलता है सटल जिसको हम बोलते हैं, उसको जलाते ही जलाते हैं। और ऐसे लाखों की संख्या में होंगे, दो चार फार्मर्स नहीं होंगे, 2-4 हजार नहीं है, लाखों की संख्या में फार्मर्स ही करते हैं। सेंटर क्यों जेल करे? ओवर टू यू। आप देखिए कि इन्होंने अभी ये किया है, स्टबल बर्निंग पर सेंटर को बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब में। अभी तक पिछले 4 साल से जो भी इनकी गवर्नमेंट है, 2022 से चल रहा है, 3.5 साल हो गए। एक बार भी आपने कोई भी स्वतः संज्ञान लेते हुए देखा पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी कुकृत्य पर या
किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। पंजाब पुलिस को पंजाब गवर्नमेंट बोलती है कि भाखड़ा नांगल डैम चले जाओ, उस पर कब्जा कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। ये आपके किसान के नाम पे खालिस्तानी बैठे हुए थे, दिल्ली की सारी सड़कें चौक कर दी थी उन्होंने, दो तीन तरफ से। तो भला वो यूपी का कि इधर से नहीं कर पाए थे लोग, नहीं इधर से भी थोड़ा बहुत किया था। तो इनको कोई स्वतः संज्ञान लेके इनको हटाने का काम किया था? नहीं किया था। तो अगर स्टबल बर्निंग हो रही है तो ये तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सुप्रीम कोर्ट साहब या जो भी सीजीआई साहब हैं, इन लोग भाई, इनसे बड़ा कानून का संविधान का ज्ञाता कौन है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टेट का होता है, कौन सा सब्जेक्ट सेंटर का होता है। और सेंटर के पास कौन सी पुलिस फोर्स है? सीआरपीएफ भेजेगा गिरफ्तार करने के लिए? नक्सलवाद से लड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, या जाएगा पंजाब में किसानों को उधर पकड़ करेगा कि भाई तुम मत जलाओ यार, मत जलाओ? ये अननेसेसरी सेंटर और पंजाब का और पंजाब गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को क्लियर क्लीन चिट देने का प्रयास है ये। कितनी हत्याएं हो चुकी हैं पंजाब में, ड्रग्स का कारोबार चल रहा है वहां पे, क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है। कभी इन लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया इस बारे में? बाढ़ आई हुई है, आफत मची हुई है पंजाब में। उड़ता उड़ता पंजाब मूवी तक बन गई, पर आज तक ये जो मिलॉर्ड्स की जय हो, ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजेस आए हैं या चीफ जस्टिस भी आए, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चलिए एक एसआईटी बनाइए, इसको रोकिए, देखिए बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है। हमें एक फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहिए। इनफैक्ट अब मैं दूसरी तरफ लेकर आना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाएगा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू कपल ऑफ थिंग्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स द सेंटेंस ऑफ अ कैथोलिक प्रीस्ट कन्विक्टेड फॉर डैश ऑफ अ माइनर गर्ल। ये तो वही हुआ संदीप भाई, जब एक ओडिशा हाई कोर्ट के उनकी जजमेंट आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। 5 बार का नमाजी है तो बड़ा अच्छा होगा, इसको इसकी डेथ सेंटेंस को हटा के लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों भाई? वो लड़की नहीं थी जिसके शरीर के अंदर उसने रॉड डाल दी थी, या वो लड़की नहीं थी, या उसकी माँ नहीं थी, उसने पूरी जिंदगी खत्म कर दी और आपको वो 5 वक्त का नमाजी नजर आ रहा है? हाउ डेयर यू! तुम्हारे घर की बेटी होती, तुम्हारी बहू होती, तुम्हारी बहन होती, तब तो आप वही कोर्ट रूम लगा लेते, नहीं तो अपनी बहन और बेटियों के साथ साथ 4-4 बॉडीगार्ड भेजते। लुक एट द वे हाउ दे कैन से 5 बार का नमाजी है। मेरे खून खोलता है इसे जज जुडिशरी को देखकर। माइनर गर्ल, उस माइनर लड़की की लाइफ नहीं थी जिसके साथ ये हो गया। हाउ डेयर से! इनके अंदर देखिए तभी मैंने जब कहा संदीप भाई, जो पहला मेरा था कि जब ये उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो हमें इनकी आरती एक थाली सजानी चाहिए जिसके अंदर जय जज नमो नमाय, जय जज देव, जय जज देव, ऐसे इनकी आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि अब ये भगवान बन गए हैं भारत के। इन्होंने विष्णु शिव और उन सबको भी पार कर दिया, ये उनके ऊपर भी जाकर बैठ गए। ये इनकी थिंकिंग है। नशा चढ़ गया है और सत्ता का नशा किसी और नशे को बीट करता है। 5 बार का नमाजी, आज तक वो मैं भूल नहीं पाई, उस माँ पे क्या बीती होगी। मैम आप एक और लाइन भूल रही हैं, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ये बोल के भी एक रेपिस्ट को रिलीज किया था इन्होंने। तो हमने लॉ एंड ऑर्डर किस लिए बनाया? तो उस तरीके की मूवीज जो बनी है पीछे, जिसमें महिलाएं पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर जब उसको छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, रेपिस्ट को, इट्स अ रियल स्टोरी। जब कोर्ट उसको छोड़ देती है, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था, मुंह पर बांध कर कपड़ा और जाके उसको वही मार के आएंगे। तो जब इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में महिलाएं ले लेंगी या पुरुष ले लेंगे, क्या कर लेंगे मिलॉर्ड? और आज आप बैठ के ना रूल कर रहे हैं बिकॉज हिंदू पॉपुलेशन है, लिख कर दे रहे हैं हिंदू पॉपुलेशन है। हम मानते हैं, हम दो हमारे दो हिंदुओं ने फॉलो कर लिया ब्लाइंडली। आज हम दो हमारे दो से हम दो हमारे एक पे आ गए हैं। कोई भी रूल आता है, कोई भी चीज आती है, हिंदू समाज उसको प्रोग्रेसिव पॉजिटिव वे में लेकर उसकी तरफ इवॉल्व होते हैं। वो सोचते नहीं इसका लॉन्ग टर्म रिपरकशन क्या है। वो सोचते हैं कि अच्छा सरकार ने बनाया होगा तो कुछ अच्छा ही होगा, इसके पॉजिटिव साइड ही देखो, नेगेटिव साइड नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ट्यून नहीं है नेगेटिव उसके लिए। हिंदुओं का दिमाग नहीं है नेगेटिव साइड सोचने के लिए या चालबाजियां सोचने के लिए। आपको एक प्रीस्ट कैथोलिक जजमेंट में लिखा होगा आपने या नहीं लिखा होगा, पर आपने उसकी सस्पेंड द सेंटेंस। जी संदीप भाई। जी संदीप भाई प्लीज कंटिन्यू। जी, तो गायत्री जी ये कह रहा हूं कि ये एक इनके चीजें हैं ना,
अभी ये पिछले हफ्ते भर में, आज क्या हम कर रहे हैं सैटरडे को, कि हम पिछले हफ्ते भर में इन लोगों ने जो काम किए हैं, जो फैसले दिए हैं, उसको ही अगर हम देखें तो ये दिखता है कि भाई इन लोग का हिंदू समाज के प्रति जो कमिटमेंट है वो कहीं नहीं। आप सोचिए, कायदे में का जो केस शुरू हुआ था, उसकी सुनवाई शुरू हुई थी कायदे से, योगी जी के आने के बाद हुई थी, क्योंकि तब जाके ट्रांसलेटेड वर्क्स पूरा जो है केस स्टडीज इनको मिली थी वहां पर। 17 में सुनवाई शुरू होती, 19 में फैसला आ जाता है। और कितना झिलाया इन्होंने राम मंदिर के फैसले के लिए, सारे सबूत थे। 17 में सुनवाई शुरू हुई। आज काशी का बात हो रहा है, मथुरा की बात हो रही है, तो कह रहे हो कि जाओ अपना अपना जो है अपने मंदिर खुद देख लो तुम लोग, भगवान जी को जाओ उनको बोलो कि जाओ खुद अपना कर ले। लेकिन दूसरे मामलों में जो है इनका क्या कहते हैं, जो मतलब इतना ज्यादा ऐसा व्यवहार है ना कि किसी एक के लिए कुछ है, किसी एक के लिए कुछ है। तभी मैंने कहा और ये ज्यादा पेनफुल है, ये मेरा ज्यादा पेनफुल है। आप सोचिए, अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट आई वांट टू गिव दिस एग्जांपल। वक्फ जो अमेंडमेंट लाई सरकार, मोदी सरकार, उसमें एक क्लॉज लाया कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर है, वो सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकार का विवाद चल रहा है उस प्रॉपर्टी पर, तो बाय डिफॉल्ट वो सरकारी भूमि मानी जाएगी। जब वक्फ ये प्रूव कर देगा कि नहीं ये जमीन उनकी है, तो उनको दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज पर स्टे लगाया है कि बाय डिफॉल्ट वो जमीन जो है वक्फ के पास रहेगी, अगर वो सरकारी भूमि है भी तब भी। और जब मुद्दा सॉल्व हो जाएगा ट्रिब्यूनल से, वक्फ के ट्रिब्यूनल से, और उसके बाद हाई कोर्ट से, या सरकार जो लड़ लेगी एंड केस टू केस बेसिस पे, कि एक एक जमीन जब सरकार अपनी जमीन छुड़ाएगी ना तब उसको मिलेगी वक्फ के चंगुल से। तो आप सोचिए, जो चीज सरकारी थी वो सरकार अपनी जमीन छुड़ाने के लिए वक्फ से बैठ के केस लड़े, बाय डिफॉल्ट उसका नहीं है। इंस्टेड ऑफ वक्फ प्रूविंग, अब सरकार को प्रूव करना है, ये स्टे लगाया इन्होंने। किसके फेवर में है ये? जमात इस्लामी के जितने केसेस होते हैं आप फटाक से सुन लेते हैं। आप क्रैकर्स पे बैन लगा रहे हैं, अभी लगा है ना। स्टबल बर्निंग के लिए सेंटर को जिम्मेदारी दे दी कि भैया पंजाब वाले को आग लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर वहां जाके, सेंटर क्या करेगा वहां जाके? और क्रैकर बैन जो है स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट करेंगी, इनको पटाखे नहीं, बकरीद पूरे नेशन वाइड क्रैकर बैन होगा। क्यों होगा भाई? इनका बकरीद पे आज तक कोई स्टेटमेंट आया? बीफ अरे ईटिंग अभी बकरे पे, के साथ जो होता है वही हो जाएगा इनके साथ, ठीक है। इनको पता है। और मैं इसमें सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू कराया गया, उनकी हत्याएं शुरू कराई गई, तो उनकी हत्याओं की शुरुआत कराई गई थी। जो गंजू जी वहां पे हाई कोर्ट के जज थे, वो कश्मीरी पंडित थे, उनको मारा था। और उनको मार कर न सिर्फ मारा था, उनको उनकी लाश टांगी थी, और वह टीका लगाते थे उसको पूरा काटा गया था, उनके पूरी बॉडी को मैसेज बनाया गया था। और आज तक ये सुप्रीम कोर्ट अपने ही हाई कोर्ट के जज को न्याय नहीं दिला पाए हैं लोग। न्याय छोड़िए, एक एफआईआर नहीं हुई है। तो दे नो वेरी वेल, आप और हम क्या है इनके लिए, कुछ नहीं है। भारतीय हाँ, तो हिंदू समाज जिससे में बार बार, आज का मेरा जो पूरा मकसद है इस बात को करने का, कि भारतीय हिंदू समाज से इस पूरी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, कोर्ट की व्यवस्था का कोई कमिटमेंट नहीं है। इनको 47 के बाद एक पूरा देश मिल गया रूल करने के लिए, इनके बच्चों को। अभी इन्होंने अपने बच्चे को या भतीजे को, पता नहीं किसको, वो बना दिया है, हाई कोर्ट का जज बना दिया, बॉम्बे हाई। मतलब खाली इनके बच्चों में ही कानून का ज्ञान है, बाकी दुनिया में कहीं किसी के पास कानून का ज्ञान नहीं है। मतलब ये इतना, एक सोशल नेटवर्क मूवी है, उसमें एक सीन है हल्का सा, उसमें तो दोनों में कंपटीशन होता रहता है, मार्क जकरबर्ग और उसमें उसके फ्रेंड में, एडवर्डो सावेरिन में, कि एक क्लब है उसमें जाना है, क्योंकि वो हार्वर्ड क्लब है। हार्वर्ड का जो कुछ पोर्सलिन क्लब और फिनिक्स क्लब्स होते हैं उसके अंदर जाना है, बहुत एक्सक्लूसिव क्लब्स होते हैं। तो एक डायलॉग देता है एक लड़का कि यू आर एंटरिंग इनटू, मतलब कि आप सिर्फ अमेरिका में नहीं, आप दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर एंटर कर रहे हैं। कोई जब जज बनाते हैं ना ये लोग, तो ये होता है कि भारत का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है भाई, जुडिशरी एंड इट्स कोलेजियम। ये लोग सबसे खुद एक्सक्लूसिव जिम्मेदार। क्लब है, किसी की एंट्री नहीं है। देश चलाएंगे ये लोग, फैसला लेंगे, और इनका बाहर से क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, क्या कहते हैं, अभी सौरभ कृपाल का जब मैटर चल रहा था, सीजीआई चंद्रचूड़ उनको बहुत दिल से बनाना चाह रहे थे कि जज बना दो, बना नहीं पाए। आईवी रिपोर्ट दे रही है कि भाई साहब आदमी ठीक नहीं है, समझो बात गेट को।
उनका फ्रांस का कोई नहीं दूसरा गे होना से बात नहीं थी। गे बाहर के किसी आदमी से उनके रिलेशंस थे और खुद के अपने जो कन्वर्सेशंस थे, खुद की जो अपनी बातें थी, ही वाज वेरी वेल कनेक्टेड टू द बाहर की एजेंसी से कनेक्टेड थे, एंड दैट गाय वाज द वो मेल सोनिया गांधी लेकर आ रहे थे यहाँ पर कि आपको बाहर कुछ से एक आदमी उठा के यहाँ प्लेस कर दो ताकि यहाँ के सिस्टम में घुस जाओ, करो कुछ, गवई और साहब कितनी की इम्यूनिटी मिल जाती, क्या मिल जाता है। जो बात विष्णु उनके गे भगवान होने की नहीं थी, बात उनके इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था वो उनको दूसरे तरीके से बता रहा है कि भाई द इशू इज समथिंग एल्स। और इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जो आप हमको रिपोर्ट दीजिए, हमको सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट दीजिए कि ये हो क्या रहा है, आप इनको क्यों नहीं बना रहे सीजीआई। और 2 बार 3 बार भेजा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट बार बार कह रही कि अरे भाई कुछ हम लोग के भी सुन लो, हमारे पास भी इनपुट्स होते हैं, रॉ का होता है, आईबी का होता है, कुछ होता है, बात तो सुनो। इनके बच्चे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से नीचे कोई उतर ही नहीं रहा है पढ़ने के लिए, वहां डीप स्टेट उनको वहीं पकड़ लेता है, किसको नहीं चलिए पता है भाई। हाँ, माय पॉइंट इज कि ये जो क्लब है ये बाहरी शक्तियों से प्रभावित है, ये साफ साफ दिखता है, क्योंकि बाहरी इनके शक्तियों क्या पर्पस है कि भारत में हिंदू समाज को किसी तरीके से भारत की भारतीयता और हिंदुत्व से खत्म कर all दिया जाए, religions, और ये टुकड़े but टुकड़े में यही mocks कर with रहे हैं। संदीप भाई सुनते हैं। because even he knows, हम्म had he taunted an aggrieved Muslim pleading for a damaged mosque to be restored, go ask your Allah to do something. Chances are he'd have met the same fate as that of the Vishnu idol. It is easy to abuse and mock Hindus. They don't behead transgressors. But let this episode not make you believe that the Supreme Court is acting against the Hindus for the first time. Let me give you clear-cut instances, Rahul, where the Supreme Court, in overlooking as well as overseeing blatant discrimination against the Hindus, not only seeded resentment, it stoked the possibility of religious wars in this country. Kashmiri Hindus, Supreme Court refused to reopen the cases of criminality in 1990 against the Kashmiri Hindus, saying, quote, that too much time had elapsed. This after the same Supreme Court constituted an SIT to look into the cases of criminality in 1984 against the Sikhs that happened 6 years before the Kashmiri Hindu genocide. If this is not seeding resentment among Hindus and stoking religious wars, what is? 2, Waqf Act. For 30 years, the Supreme Court never found illegal an act that gave Muslims the power to claim any property as their own, that allowed them to annex any land housing a functional mosque, allowing Muslims to usurp 20 lakh acres in the last 10 years. If this is not seeding resentment among Hindus and stoking religious wars, what is? 4, RTE, the Supreme Court that ratified. जी, इस बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा भारत इनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, क्योंकि जिस तरीके का इनका स्टेटमेंट आया ना, वो स्टेटमेंट ने हिला कर रख दिया एक्चुअली। बिल्कुल इतना अंदर में लिखा हुआ है, गो एंड आस्क द डेटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। यू से यू आर स्टॉच डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। इनके अच्छा, एक ना बड़ा आजकल इंटरेस्टिंग मैं अपने व्यूअर्स से बताना चाहूंगी, सॉरी मैं कई बार बहुत इमोशनल और पैशनेट हो जाती हूँ। ओपरा विनफ्रे का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। वो मैडम जब हॉलीवुड में आई तो सबसे पहले अपनी गरीबी बेच कर आई। गरीबी बेचना एक फैशन था। ओपरा विनफ्रे, एक हमारे यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक, वो भी थे। अरे केजरीवाल ने गरीबी बेची है, शर्ट केजरीवाल ने पेन बेची, चप्पल, मतलब बाथरूम वाली चप्पल पहनकर इंसान जबरदस्ती घूमता था। और जब प्राइवेट में देख लो तो हो क्या बात है, क्या शादी देख लो बेटी की। अरे शादी छोड़िए, टॉयलेट में मतलब टॉयलेट कौन इतना शीश महंगा महल, हाँ whatever। नहीं मैं कह रहा हूँ वो फिर भी शीश महल गवर्नमेंट के पैसे से बनवाया ना, बेटे की शादी किसके पैसे से की? मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, विल कम बैक टू द जज। गवई साहब का पीछे एक स्टेटमेंट है कि वो झुग्गी झोपड़ी से आए हैं, गरीबी देखी है उन्होंने। सरप्राइज्ड, गरीबी बेच रहे हैं ये लोग, गरीबी का ढोंग रचा रहे हैं ये लोग। जी संदीप जी। गायत्री जी बाकी सारी जी प्लीज कंटिन्यू। बाकी सब बात अपनी जगह। अभी कर्नाटक में दशहरे का बहुत प्रसिद्ध त्योहार होता है
और वहां पे एक तो आजकल ये लोग बाहर से पता नहीं कहाँ से किसी को बुकर दे दिया, किसी भी आदमी को मतलब किसी को उठा के बुकर प्राइज दे दिया, नोबल दे दिया, मैगसेसे दे दिया, और उसको उठा के जो है यहाँ पे ला के हीरो बना देते, सेलिब्रिटी बना देते। एक वो अरुंधति रॉय है, वो आज तक वो नक्सलिज्म बेच रही है और कश्मीर बेच रही है। एक अभी नई नवेली आई है बानू मुश्ताक, मुसलमान महिला है, उनको बुकर दे दिया है, क्या लिखा भगवान मालिक है, उनको दशहरे के फेस्टिवल का चीफ गेस्ट बना दिया गया है। उन पर जनता आक्रोशित हुई कि भैया ये क्या कर रहे हो सरकार, जो कर्नाटक सरकार। सुप्रीम कोर्ट गई, मना कर दिया कि नहीं नहीं इनको तो बनाया जा सकता है। अब मुसलमान के त्योहार में हिंदू के चीफ गेस्ट बना के दिखा दो, ईसाई के त्योहार में हिंदू के चीफ गेस्ट बना के दिखा दो। आपके पास आदमी की कमी है? एस.एल. भैरप्पा जी नहीं है क्या कर्नाटक में? कितने बड़े आदमी हैं, क्या शानदार लेखन है उनका, उनकी आवरण पढ़ लें तो बड़े बड़े बुकर प्राइज विनर जो है फेल हो जाए। क्या शानदार किताब है। पर नहीं, हमको जो है यही सब करना है, एंटी हिंदू काम करना है। पटाखे पे बैन, पटाखे पे बैन नहीं है ये, पटाखे के नाम से दिवाली पे बैन है ये। और ये जो नियो बुद्धिस्ट और ये सब क्रिश्चियन फंडेड्स हैं। क्रिश्चियनिटी का तो एकदम लगता है कि अब जो शुरू में आपने बताया कि फादर पेस्टर को इन्होंने छोड़ दिया, रेपिस्ट है, एक और को छोड़ा था बहुत पहले, वो तो उसको तो क्रिश्चियन नन्स ने ही उसको बोला था कि भैया ही इज अ रेपिस्ट, उसको भी छोड़ दिया था। और उन लोग की कोई खबर बाहर नहीं आती कि उनके अंदर में कितना पाप, कितना कुकर्म, क्या क्या चल रहा है। यूएस और यूरोप में आ जाती हैं चर्चेस की घटिया हरकतें और उससे उनकी कहानियां, इंडिया में नहीं आती बाहर। फ्री हैंड चल रहा है। अभी एक और बताऊं, सबसे बड़ी बात, अभी एक इसी चीफ जस्टिस सिस्टम से एक और रिटायर हुए थे, रोहिंटन मिस्त्री नाम था, क्या था उनका, या नरीमन समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। वो आदमी ये कह रहा है कि भाई साहब, अच्छा हाँ, बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि धर्म परिवर्तन का जो कानून है, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जो परिवर्तन विरोधी कानून है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन जारी की कि आप ये कानून गैर कानूनी है, हम क्यों ऐसा ना माने। और उनका ये कहना है, जिनका मैं नाम ले रहा था नरीन साहब का, कि भाई अगर संविधान में ये अधिकार है कि मुझे अपना धर्म प्रोपगेट करना है, तो कन्वर्ट भी तो मैं करा सकता हूं। आप सोचिए इस लेवल तक इनका कन्वर्जन का गेम चल रहा है। ये कन्वर्जन में सीधे सीधे इन्वॉल्व है ये लोग। छत्तीसगढ़ में जो अभी वो याद, अभी क्या कहते हैं, वो फैसला आया था ना कि ये जो रेड्डी साहब जो वीपी बने थे, सल्वाजुदुम जो इन्होंने हटाया था, ये सीजीआई तो थे, सॉरी सीजीआई नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट जज थे ये। तो सल्वाजुदुम क्यों बैन किया था? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन चल रहा था नक्सलियों के प्रभाव में। जी, 2 घंटे पहले की न्यूज है, आप पढ़िए इसे, देखिए क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी केरला हाई कोर्ट। They say a Muslim man can't marry multiple times or multiple wives unless he has the financial and moral ability to maintain and do justice to all. Polygamy valid only if justice ensured, else monogamy is a norm. How dare you say that? तुम्हारे पास पैसा हो तो जाके 4 वाइफ रखो, ये बोल रहे हो आप कि पैसा कमाओ, चाहे पंक्चर से बनाओ, चाहे ड्रग से बनाओ, चाहे ट्रैफिकिंग से बनाओ, अगर पैसा है तो आप 4 वाइफ रखो, या 4 के बजाय as much as your both the hands can possess as per Quran। अभी ये हिंदू होगा? हिंदुओं के लिए अलाउड होगा ये? हिंदुओं के लिए बैठा के डाइवोर्स दिला रही हैं। इनका पूरा नेटवर्क बना हुआ है जहाँ पे हिंदू औरतों को और उनके परिवारों को लड़ाने का पूरा गेम चलता है। देखिए, मुस्लिम मैन कांट मैरी, अगर ये बोलते कि मुस्लिम मैन कांट मैरी, नहीं, हु विल डिसाइड भैया कितना पैसा, 1 लाख रुपया महीना या 2 लाख रुपया महीना, 10 लाख रुपया महीना, अब पता क्या होगा, अब ये अधिकार में आ जाएगा कि भाई मेरे को तो शादी करनी है, मेरा धर्म मुझे अलाउ करता है, तो अब ये पैसा कौन ला के देगा? तो पैसा सरकार ला के देगी इन लोग को। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने वो किया ना कि कॉन्ट्रैक्टरशिप में 4% जो है वो मुसलमान को ही मिलेगा। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है भाई? कौन सा सेकुलर काम हो रहा है? ये सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंटी हिंदू कार्यक्रम चल रहा है। भारत को पूरी तरह कंज्यूम कर जाने का कार्यक्रम चल रहा है कि यही एक देश बचा है, यही एक सभ्यता बची है जो हमारे निशाने पर है, और इसमें ये सब लगे हुए हैं। समय लग रहा है लेकिन ये लगातार लगे हुए हैं। और फिर से मेरा वही सवाल कि भारतीय हिंदू समाज तो अपने आप को संविधान से बांध लिया है,
पर क्या आपने संविधान के माध्यम से हिंदू समाज को बंधक बना रखे हो? क्या बंधक बना लिया है आप लोगों ने हमें? आरटीई निकाला था, भी आप आनंद रंगनाथन जी वाला वीडियो बता रही थी, राइट टू एजुकेशन सोनिया गांधी ने निकाला था, हिंदू स्कूल्स बंद हुए, माइनॉरिटी स्कूल्स एग्जम्प्ट थे उसमें। जो जितने नियम कानून बनाए उसके चक्कर में हिंदू स्कूल्स बंद हो गए। अब आपको कहीं सरस्वती सेतु मंदिर देखने को नहीं मिलता है। अब बचपन में बहुत लोग पढ़े हैं, हमारे बड़े भैया सब लोग पढ़े हुए हैं। पहले वही स्कूल हुआ करते थे, सरस्वती सेतु मंदिर और बहुत सारे इस तरीके से। और इनकी आंख के सामने हो रहा है। दे आर फैसिलिटेटिंग कन्वर्जन ऑफ इंडिया। दे आर नॉट फैसिलिटेटिंग वन पर्सन्स कन्वर्जन, दे आर फैसिलिटेटिंग पोस्ट 1947, they are facilitating the conversion of the entire Bharat into some India, some Christian country, some Musliman country, whatever it is. It should not remain Hindu, and the judiciary is part of it. There is no doubt left about it. Let's understand that. Because whatever कोई भी जजमेंट देते हैं ये लोग, उसमें हिंदू का भला नहीं है। अभी भाई मैं किसी भी चीज को हिंदू समाज के भले के लिए नहीं है। इनसे या तो आपके पास इतने पक्के सबूत हो, मैं सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, जैसा राम मंदिर का था। फिर मैं कहता हूँ 17 में सुनवाई शुरू हुई, 40 दिन लगातार सुनवाई कराई उन्होंने, गोगोई जी ने, और आपका 19 में फैसला आ गया, नवंबर 19 में। तो इसका मतलब सबूत थे हमारे पास ना। हमारे सबूत काशी में जाके देखो ना यार, वो देखने को नहीं तैयार है। हमारे सबूत ये देखने को नहीं तैयार है। विष्णु शंकर जैन जी को दौड़ाते रहते 12-12 साल, 13-13 साल। यही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 में आया था, उसके खिलाफ जब विष्णु शंकर जैन जी जाते हैं तो उनको 9 साल 10 साल टहलाया जाता है, फिर कहा जाता है कि जाओ हाईकोर्ट जाओ। और उसके बाद जो है जमात इस्लामी जाता है तो अगले दिन सुनवाई हो जाती है, और उसको स्टे भी दे देते हो कि सरकारी जमीन पर अगर बैठ गए हो तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, सरकार आएगी लड़ेगी। अब यूपी सरकार लड़े, एमपी सरकार जो भाजपा सरकार है वो तो लड़ेगी, ममता का सरकार नहीं लड़ेगा वक्फ वालों से, और भी बहुत सारे लोग नहीं लड़ेंगे। कितना लड़ोगे? ये चल रहा है। हमारी भूमि बेच रहे हैं ये लोग मुसलमानों के हाथों में, वक्फ को वैलिडेट कर करके। मंदिर पे हम जा नहीं सकते, हमारा कोई पुराना मंदिर, हम उस पर केस नहीं कर सकते। 1991 का वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या था? द मोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग एवर। बट आप कर ही नहीं सकते। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जजमेंट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। प्रो आ रहा, उन लोगों को इतना, अब मैं क्या बोलूं आप, मैं इतना डुअल व्यवहार है, इतना डुअल व्यवहार है कि वही है जो निशिकांत दुबे जी ने कहा था कि जुडिशरी फंक्शन करते हैं कि मुझे आदमी का चेहरा दिखाओ फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। आदमी का चेहरा देके सर पे जाली टोपी है, हाँ भैया ये वाला बढ़िया फैसला लेके जाओ, अच्छा तुम टीका लगाए हो, तुम तो इधर हो, तुमको बताता हूँ मैं किसके। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड वेरी, मतलब समबडी, क्यों नहीं इनकी संपत्तियों का ब्यौरा मांगे कोई, उनके बच्चों की संपत्तियों का। बाहर से पढ़ लिख के आ रहे हैं, बाहर से हार्वर्ड से, सोरोस। अभी इनके बच्चों का इतिहास नहीं पता। मनमोहन सिंह की बेटी काम कर रही थी ना सोरोस के साथ, इनके बच्चे किस किस के साथ काम कर रहे हैं, किस किस दुनिया की एजेंसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, और छूटते ही यहाँ पे आके जो है लॉयर बन जाते हैं, फिर 10 साल 5 साल लॉयर करके फिर जज बन जा रहे हैं, और चुनी हुई सरकारों के साथ ये हाल कर रहे हैं। हमको तो सारी खाली वोट देना है ना। हिंदू समाज क्या कर रहा है? सिर्फ वोट ही तो दे सकता है, वही देता है। और वोट दे के जिस आदमी को बिठा रहा है उसके भी तुमने गर्दन बांध रखी है कि नहीं नहीं तुम ठीक काम नहीं कर सकते। और आम आदमी पार्टी पंजाब में गंद मचा ले, नंगा नाच कर ले, कुछ भी कर ले, उसको सब अलाउड है। उसको हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, सेंटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। मरे हुए लोग जिंदे हो जाते हैं, हू ला ला करके वो जो ड्रामा चल रहा है वो बलिंदर और बाकी। अरे दिस इज कंप्लीटली इनसेन। 21वीं सदी में रह रहे हैं, एड्स क्योर हो सकता है, मरा हुआ इंसान कभी जिंदा मैम, नहीं इनका हो पोप व्हील चेयर पे घूम रहा है। आज बाबा रामदेव का भजन चलाने के लिए आज एक बंदे को, मैं आज की बात कर रही हूँ, एक बंदे को मारा गया है, उसकी आंतड़ियां निकाली गई है, इंटेस्टाइन निकाली गई है, वो बंदा मृत हो गया है। और राजस्थान अजमेर की इंसिडेंस है, आप गूगल करिए आपको मिल जाएगा। रामदेव को इन्होंने टारगेट कर लिया, क्यों? क्योंकि रामदेव वाज क्योरिंग, आयुर्वेदा वापस लेकर आ रहे थे। वापस आती हूँ एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, ये जुडिशरी के पास जो करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, और एक गाड़ियां नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। एक महाशय तो ऐसे हैं जो 50 करोड़ अपने घर में ही भूल गए थे, जो जलकर खाक हो गए, राइट? घर में नहीं था, वो सर्वेंट क्वार्टर में था। ओ सॉरी, हाँ सर्वेंट क्वार्टर में। घर में कुछ और हो सकता है। हाँ घर में शायद तभी वो घर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जमीन के अंदर खुदाई हो जाएगी तो शायद बहुत कुछ और भी मिल जाए।
सोना सबसे अरे सही हो उनके गया। इम्पीचमेंट के चक्कर में वीपी चले गए धनखड़ जी। धनखड़ जी निपट गए, सोचिए। This is not to criticize. This episode is not to criticize the Supreme Court and not to criticize any judge. हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने बच्चों का भी भविष्य सोचिए और इस भारत का भविष्य सोचिए। जिस जिस मिट्टी का आपने नमक खाया है, नमक हरामी मत करिए, नमक हलाली करिए। पर लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। खाना अपने 2 वक्त की रोटी है और कुछ जोड़ी कपड़े पहनने हैं। ना आप लेकर आए थे, ना आप लेकर जाएंगे। एक कंफर्टेबल लाइफ के बियॉन्ड जितना भी आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इट्स यूजलेस। And if you can't do something for the humanity, then shame on you being a judge. और ऐसे लोगों को मैं कुछ चीजों में ना शरिया लॉ बड़ा अच्छा है। चोरी करोगे तो हाथ काट के टांग दिया जाएगा। करप्शन मिलते इनको लटका देना चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। सेट सम गुड एग्जांपल्स। तो ये जो टू मच डेमोक्रेसी है ना भारत में, इसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे यहाँ। इसने बेड़ा गर्क ये किया। टू मच डेमोक्रेसी नहीं, बेड़ा गर्क नहीं, इसी डेमोक्रेसी की वजह से आज मोदी सत्ता में है, योगी सत्ता में है। तो ये डेमोक्रेसी, हिंदू समाज के पास बस यही एक हथियार था डेमोक्रेसी का, और कुछ नहीं छोड़ रखा था। ब्यूरोक्रेसी वेरी एंटी हिंदू, जुडिशरी वेरी एंटी हिंदू, एंड कांग्रेस अंडर सोनिया एंड सब वेरी एंटी हिंदू। आज जो हम भारत देख रहे हैं वो सिर्फ एक कारण से है कि इस हिंदू समाज के पास सिर्फ एक छोटी सी ताकत, एक डूबते को तिनके का सहारा था, एक वोट देने की ताकत थी बस। बाकी तो पूरा सिस्टम है ही एंटी हिंदू। पर ये सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू समाज के साथ रहकर ही इनका भला है। ये शांति, ये प्रोग्रेस, ये सारी चीजें ना हिंदू समाज के माध्यम से ही मिला है आपको। ये जितना आपको मान सम्मान है ये हिंदू समाज ही आपको दे सकता है। इस्लामिक राज्य में और कहीं और किसी और क्रिश्चियन राज्य में भयानक रेसिस्ट होते हैं सब। इतना कन्वर्टेड, अच्छा सब कन्वर्टेड होंगे, कन्वर्टेड की कहीं पूछ नहीं है, ये भी जान लीजिए। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। अभी भी गांव में आज के डेट में भी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैं इसी स्टेटमेंट पे छोड़कर जाना चाहूंगी। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये उनकी आस्था है, ये उनका विश्वास है, उसको कायम रखें। और गवई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, आई मीन कमिंग फ्रॉम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओ माय गॉड, मतलब किस हद तक इनके घुसपैठ हो चुकी है वो सोचने वाली बात है। और गवई साहब अपनी गरीबी ना बेचिए, गरीब की बेइज्जती मत करिए कि मैं झुग्गी झोपड़ी से निकल कर आया हूँ। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि समय का चक्र ऐसा है कि अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में झुग्गी झोपड़ी में पहुंच जाओ। क्योंकि बांग्लादेश के लोगों ने सोचा नहीं था सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि उनको उनके कपड़े उतार कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। प्लीज रीड व्हाट हैपेंड टू द बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो डोंट बी अंडर दैट हायर इंप्रेशन कि यू आर इनविंसिबल, नोबडी इज। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल न्यूज़ मीडिया। अगर आपको हमारी कमिटमेंट, हमारी डेडिकेशन, हमारा काम पसंद आता है, हमारी क्वेश्चनिंग पसंद आती है, बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप सामर्थ्य हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर और यूपीआई पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स सामने स्क्रीन के ऊपर हैं, यू कैन फॉलो मी देयर आल्सो। वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी हर्ट, अंदर से दिल रोता है जब ये टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है, बिकॉज मिलॉर्ड साहब से ये उम्मीद ना थी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।